हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा केम विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक के दूसरे वाले पार्ट में आते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। जिन्होंने ये वीडियो पहले देखना शुरू किया है उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं। उसके अंदर ADME आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिसॉल्व होता है और उसके बाद वो लीवर में जाता है। वहाँ जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब वो ये होता है कि एक्टिव टू इनएक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होता है। उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके वो थेरेपेटिक एक्शन शो करता है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो उसके बारे में हम बताते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एब्जॉर्प्शन के बारे में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, GIT में जाता है। वहाँ जाके वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद वो GIT के फ्लूइड से मिक्स हो जाता है और वहाँ जाके फिर उसके बाद वो लीवर में जाता है। लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद एब्जॉर्प्शन काम करता है, वहाँ जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो गाइज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो वो अलग अलग ऑर्गन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी और बोन में। और गाइस, इसमें क्या होता है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो ड्रग जब प्लाज्मा फ्लूइड में रहता है, ब्लड में रहता है, तो वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ से लेके हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होगा। जैसे कि नॉर्मली ऑर्गन्स में ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो हाई टू ब्लड से लेके वो उस ऑर्गन में जाएगा और जहाँ जिस ऑर्गन में जहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ जाके वो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ फैक्टर देख सकते हैं हम नीचे वाले चार्ट में। लिपोफिलिसिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड होता है, ब्लड फ्लो पर डिपेंड होता है, कहाँ कहाँ कितना ब्लड फ्लो होता है, किस ऑर्गन में ब्लड फ्लो होता है उस पर डिपेंड होता है और उसके हिसाब से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी पर भी डिपेंड होता है कि कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं उससे वो क्रॉस कर जाता है, उससे जो क्रॉस करना जब ड्रग्स जाता है तो उसमें परमेबिलिटी उसका ज़्यादा हो जाता है। जब कोई भी एक ड्रग है वो कैपिलरी को क्रॉस कर रहा है तो उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूट करने की। चौथा होता है प्लाज्मा और टिश्यू बाइंडिंग। जब कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो वो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद क्या फैक्टर अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले फैक्टर में आते हैं ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ ब्लड फ्लो हुआ है जब ऑलरेडी उस ब्लड के अंदर ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेनली ये जो ब्रेन, लीवर और किडनी है वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ ये ड्रग्स ज़्यादा पहुँच पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। और वहीं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्किन्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होती है, वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का कम रहता है, तो उसी के हिसाब से ड्रग्स भी वहाँ डिज़ोल्व के फॉर्म में पहुँच नहीं पाते हैं और कम पहुँच पाते हैं। अब कैपिलरी परमेबिलिटी में आप देख सकते हैं ये किस पर डिपेंड होता है। कैपिलरी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है और ड्रग्स के केमिकल नेचर पर डिपेंड होता है। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि दो हमने लिए हैं सेल को, एंडोथेलियल सेल लीवर में और ब्लड ब्रेन बैरियर CNS में। तो एंडोथेलियल में आप देख सकते हैं कि जो स्लिट है, जंक्शन है, वो ज़्यादा है, उसमें गैप्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि गैप्स होने के कारण ड्रग्स इजीली बाहर आ सकते हैं या पास कर सकते हैं, इसलिए इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ जो जंक्शन है वो गैप्स क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। और ब्लड ब्रेन बैरियर में आप देख सकते हैं कि टाइट जंक्शन है तो जल्दी इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा ड्रग्स कैपिलरी को। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो इजीली क्रॉस कर देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ये केमिकल नेचर है ड्रग का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अभी क्या होता है कि जब हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। और दूसरा टाइप होता है कि ड्रग्स हम लेते हैं वो फ्री रहता है, वो एक्शन फ्रीली शो कर सकता है। तो दो केसेस आ जाते हैं। एक केस होता है कि फ्री एक्शन शो करना और दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाना। तो जो फ्री रहता है वो तो फ्रीली अपना एक्शन शो कर सकता है, लेकिन जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहता है वो टाइम लेता है, वो वेट करता है कि जब इसके साथ बाइंडिंग खत्म होगी तब जाके ये एक्शन शो करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्ट होता है क्रॉस करना उनको, कैपिलरी को। और एसिडिक ड्रग होते हैं वो बाइंड करते हैं एल्बुमिन को, और बेसिक ड्रग वो बाइंड करते हैं अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को। तो ये आप देख सकते हैं। और ड्रग्स विच हाईली बाउंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, उसके एग्जांपल दिए हैं, जैसे वॉरफेरिन 99% ये बाउंड करते हैं। फिर और भी एग्जांपल दिए देख सकते हैं आप, डाइजोपाम, फेनिटोइन, ये सब एग्जांपल्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिपोफिलिसिटी, लिपिड सॉल्युबल, जैसे मैंने बताया था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, तो वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और पांचवा है रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगेन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लीजिए ड्रग्स लिए हैं, वो ब्रेन, हार्ट, किडनी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ टाइम बाद वहाँ से अगर उसकी एफिनिटी कम हो गई तो वो अलग अलग जगह पर जैसे मसल टिश्यू या फैट टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें यही बताया कि ड्रग्स फर्स्ट बाइंड दिस ऑर्गन, आफ्टर फ्यू टाइम इट बाइंड्स टू अदर कंपार्टमेंट। तो वो डिपेंड होता है कि इनिशियली जो ड्रग्स की एफिनिटी है पहले जहाँ ब्रेन, हार्ट और किडनी में बाइंड हुआ है, कुछ टाइम बाद उसकी एफिनिटी कहीं और के लिए बढ़ जाती है, मसल्स टिश्यू या फैट टिश्यू के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या दिया है कि इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेड ड्रग। मतलब कि हमारी बॉडी में जो ड्रग्स है और प्लाज्मा में उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, वो बताया गया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है एक्चुअल में, क्या कैसे रोल प्ले करता है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख सकते हैं, अमाउंट गिवन बाय IV अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। समझ लीजिए हम इसको कुछ केसेस के थ्रू समझते हैं। समझ लीजिए ये एक बीकर है, बीकर को हम कंसिडर करते हैं हमारी बॉडी, और जो पानी है 5 लीटर, ये हम अपना ब्लड कंसिडर करते हैं, 5 लीटर होता है। समझ लीजिए इसमें अगर हम 100 mg का कोई ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या होता है कि डिज़ोल्व जाएगा, तो उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल पाएंगे 100/5, और कितना आता है 20 mg पर लीटर आता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि अमाउंट कितना लिया हम लोग ने, 100 लिया है, अपॉन कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है 20, 5 लीटर आ गया। तो पूरा का पूरा ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर हमें पता चल गया। अभी वहीं दूसरा केस लेते हैं कि एक बीकर है, हमारी बॉडी कंसीडर किए हैं, वाटर जो हम ब्लड के थ्रू कंसीडर किए हैं। अब इसी में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ ड्रग डालते हैं 100 mg। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वैसे ही हमारा ब्लड है, सिर्फ ब्लड ही नहीं रहता, उस कुछ ऑर्गन्स, कुछ टिश्यूज रहते हैं। तो जो 100 mg है वो 50 mg हमारा टिश्यू ले लेता है और 50 हमारे ब्लड में ही रह जाता है। तो उसको हम देख सकते हैं, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं कि 50/5 5 लीटर है, और 10 mg पर लीटर हमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 100/10, तो देख सकते हैं आपके 10 लीटर आ गया। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने मिला कि पहले वाले केस में क्या था कि पूरा का पूरा ड्रग्स प्लाज्मा के साथ मिक्स हो गया है, और दूसरे वाले केस में क्या है कि 50% उसका चला गया है टिश्यूज़ में, 50% ब्लड में या प्लाज्मा में रह चुका है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए तीसरा केस देखते हैं कि समझ लीजिए सेम लिया, बीकर लिया जो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाटर है 5 लीटर वो हमारी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। सेम अमाउंट ऑफ ड्रग लेंगे 100 mg। अब इस केस में क्या होता है कि जो पानी है, या हम पानी को कंसिडर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बड़े बड़े क्रोकोडाइल फॉर्म में, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम अपने बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं कि जो लीवर, बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। जब हम 100 mg ड्रग्स देते हैं तो 90% वो हमारे में चले जाते हैं लीवर में या बड़े ऑर्गन में, और 10% रह जाते हैं ब्लड में। तो आप देख सकते हैं उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 2 mg पर लीटर है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 50 लीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड होता है कि हमारा ड्रग्स टिश्यू में गया है, कितना गया है उस पर डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं पूरा तीनों केस में कि जहाँ लीवर के केस में आता है या बड़े ऑर्गन के केस में आता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ प्लाज्मा में रह चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बताया गया है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं क्लोरोक्विन। हम इसका एग्जांपल क्यों ले रहे हैं क्लोरोक्विन? क्लोरोक्विन का काम क्या होता है? ये एक तरीके का मलेरियल ड्रग्स है जो प्लाज्मोडियम को किल करने में हेल्प करता है, और इसको हम लोग इसलिए एग्जांपल में ले रहे हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जो मोर देन 1300 लीटर होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, और राइट साइड में आप देख सकते हैं लीवर। और जो प्लाज्मोडियम होता है उसका लोकेशन होता है आरबीसी में। तो जब हम, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए, 100 mg, ठीक है। हम देते हैं 100 mg, और वो 100 mg जाके स्टोर हो जाता है लीवर में। तो अब उसको मिला ही नहीं, आरबीसी में गया ही नहीं, किल हुआ ही नहीं, तो हम अमाउंट और बढ़ा देते हैं और 100 mg देते हैं। ऐसे कर करके हम, जब तक लीवर में उसकी कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो जाती स्टोर करने की, एग्जांपल ले लिए 900 mg लीवर में कैपेसिटी है स्टोर करने की, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम अमाउंट बढ़ा देते हैं 100 mg और, फिर वो 100 mg, अब पता है कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं 100 mg, तो वो लीवर में अब स्टोर हो नहीं सकता, फिर वो जाएगा आरबीसी में और वहाँ जाके वो प्लाज्मोडियम को किल कर सकेगा। तो ये जो 100 mg जो इनिशियल हाई डोज है, जो स्टार्ट करता है एक्शन को, उसी को लोडिंग डोज बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोडिंग डोज पूरा डिपेंड होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्योंकि जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग्स देते हैं और वो ड्रग्स जाके लीवर में ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, और उसके बाद कुछ अमाउंट जो बच जाता है, जो एक्शन शो करता है, तो जो इनिशियल एक्शन शो करता है वही है लोडिंग डोज। अब आता है मेंटेनेंस डोज। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने 100 mg दिया है, जो बचा हुआ है 100 mg जो ब्लड कैपिलरी में पहुंचा है और जो प्लाज्मा में जाएगा ताकि आरबीसी में जाके वो वहाँ किल कर सके, उसमें से 100 mg में से 50 mg वो जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा या टिश्यू में चला जाएगा, और बच जाता है 50 mg। अब 50 mg तो उतना रिक्वायर्ड है नहीं, उससे ज़्यादा ही चाहिए प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए, तो 50 mg हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो मेंटेन करता है उस एक्शन को, जो इनिशियल हाई डोज है, जो लोडिंग डोज को मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। उसी को, वो डिपेंड होता है क्लियरेंस एंड टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेनेंस डोज के लिए। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.